हेलो। हाँ बच्चों, अब हम ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, इसके लास्ट छोर पर पहुंच चुके हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर इसको पूरा ख़त्म करने का कोशिश करता हूँ। इस टॉपिक को मैं आरसी मीना पीजीटी बायोलॉजी फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा डिस्ट्रिक्ट जालौर से आपको 12th क्लास का बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। अभी ये मेरा सेकंड चैप्टर चल रहा है, आगे के चैप्टर्स भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। इसके अंदर मैंने अभी जो पहले जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर मैं सीड का फॉर्मेशन का बात किया था, सीड फॉर्मेशन का बात किया था। सीड फॉर्म हो गया, एम्ब्रियो का मैं बात बता दिया, मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा है, डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर कैसा है। अब मोनोकॉट सीड भी बनेगा और डाइकॉट सीड भी बनेगा। अब इनका स्ट्रक्चर भी किस तरीके का होगा, ये तो तय है कि ये जो सीड बनेंगे, चाहे वो मोनोकॉट सीड बने चाहे डाइकॉट सीड बने, उनके अंदर मोनोकॉट एम्ब्रियो भी होगा और डाइकॉट एम्ब्रियो भी होगा, ये बात तय है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम मोनोकॉट सीड की बात करें। मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड को अगर आप देखेंगे तो मोनोकॉट सीड के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर्स नज़र आएगी, वो स्ट्रक्चर्स में बच्चों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इसका स्टार्च मान लीजिए। ये क्या है? स्टार्च है। और इसकी जो एंडोस्पर्म है वो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, यानी कि पूरा एंडोस्पर्म को ये शो कर रहा है कि ये एंडोस्पर्म है, स्टार्ची स्टार्ची एंडोस्पर्म हम लिख दिया इसको। ठीक है साहब। इसके बाद हमने बनाया, इसका लेयर बनाया, बाहर का लेयर बना दिया। ये बाहर का एक लेयर बना दिया और ये बच्चों ये मान लो ये यूं बना दिया, ये बाहर का लेयर बना दिया। ठीक है साहब। ये जो बाहर की लेयर है इसको हमने नाम दे दिया पेरिकार्प। इसको तो हमने नाम दिया है पेरिकार्प। पेरिकार्प। इस पेरिकार्प के नीचे यहीं पे सीड कोट है। ये सीड कोट का रीजन है, ये मान लीजिए ये सीड कोट है। ये दोनों एक्चुअली में क्या है, फ्यूज्ड हो जाती है, कंप्लीटली फ्यूज्ड होती है। ये है सीड कोट और ये कंप्लीटली फ्यूज्ड है, कंप्लीटली फ्यूज्ड है। ठीक है साहब। अब एक लेयर है एल्यूरोन लेयर, जो कि हार्ड लेयर मानी जाती है। वो लेयर हमने यहाँ पे शो कर दिया। ये एल्यूरोन लेयर है साहब, सीड कोट के नीचे एल्यूरोन लेयर को हमने शो कर दिया। ये एल्यूरोन लेयर है। और ये कैसी है, हार्ड लेयर मानी जाती है इसकी, पेरिफेरल हार्ड लेयर है। ये कौन सा लेयर बनाया मैंने? एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर ये कैसी है बच्चों? ये ए लिखा हुआ है, ए। ठीक है, एल्यूरोन लेयर है और ये पेरिफेरल हार्ड लेयर है। पेरिफेरल हार्ड लेयर है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा एपिथेलियल लेयर भी मिल जाएगी। ये एपिथेलियल है।
एपिथेलियल लेयर। अब हमारे पास में जो बचा है वो क्या बच गया, ये स्क्यूटिलम बच गया। अब इस स्क्यूटिलम के अंदर आपने क्या दिखाना है जी, एम्ब्रियो दिखाना है। एम्ब्रियो को देखो, आप डायरेक्ट एम्ब्रियो का फोटो भी बना सकते हैं, नहीं तो आप यूं दिखा दो जो ज़्यादा बेटर है। चलो ऐसे दिखा दीजिए, ये ऐसे दिखा दो। ये आप समझ गए होंगे क्या है। और ये क्या है, प्लूमूल है। प्लूमूल किससे कवर है, कोलियोप्टाइल से। ये रेडिकल है, रेडिकल किससे कवर है जी, कोलियोराइजा से। ये तो आप मोनोकोट सीड का डायग्राम, सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं। और एग्जाम्पल आपने पता है मोनोकोट सीड का, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख दो। हमारा एनसीईआरटी बुक में लिखा है वही एग्जाम्पल लिख दो। मैच जो है एग्जाम्पल है, मोनोकोट सीड का डायग्राम बना दिया। आप ये स्ट्रक्चर भूल भी जाओ तो आप डायरेक्ट एम्ब्रियो भी यहाँ बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एम्ब्रियो भी लिख देंगे ना तो भी कोई परेशानी नहीं है। एम्ब्रियो का फ़ोटो कैसे भी बना दो भाई, इस तरीके से बना दिया, यूं बना करके और यूं जो है बना दिया हमने, एम्ब्रियो बना दिया। मान लो ये एक एम्ब्रियो का फ़ोटो आपने बना दिया है। एम्ब्रियो का फ़ोटो बनाने के बाद में इसको थोड़ा सा दूसरा और थोड़ा सा शेप दे दो यार, इस तरीके से शेप दे दो। ये एम्ब्रियो बना दिया, या एम्ब्रियो भी लिख देंगे आप तो भी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा जो उद्देश्य है वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पेरिकार्प और सीड कोट कम्प्लीटली फ्यूज्ड मेम्ब्रेन है दोनों, ये दोनों फ्यूज्ड है भाई। इसके बाद एल्यूरोन लेयर आती है और उसमें एंडोस्पर्म है स्टार्च, और यहाँ स्क्यूटिलम है जो इसका एक कोटाइलडोन को शो करेगा। ये स्क्यूटिलम, ये क्या है, इसका कोटाइलडोन है। कितना है जी, 1 है। तो इसलिए इसको क्या बोला है, मोनोकोट सीड बोला है। इसी स्क्यूटिलम के अंदर आपने जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर ध्यान करिएगा, हमने इस तरीके से बनाया था है। तो ये स्क्यूटिलम था, मोनोकोट स्क्यूटिलम दिखाया हुआ था, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, एम्ब्रियो बना दिया था। ठीक है ना। ये एम्ब्रियो स्क्यूटिलम के अंदर है, दोनों को अटैच करके दिखा दिया। आप इसको हटा करके, मैंने पहले आपको बताया था, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। ये मोनोकोट सीड का डायग्राम है। अब देखो, मोनोकोट सीड का आप प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। इसका एंडोस्पर्म को शो करेंगे, एंडोस्पर्म एल्यूरोन लेयर से, पेरिफेरल जो कि हार्ड लेयर है, और पेरिकार्प और सीड कोट दोनों कम्प्लीटली फ्यूज्ड हैं। उसके बाद आप इस ये भी बना देंगे एपिथेलियल लेयर, और यहाँ पे एंडोस्पर्म दिखा दिया, और इस एंडोस्पर्म सॉरी कोटाइलडोन स्क्यूटिलम दिखा दिया। स्क्यूटिलम के अंदर एम्ब्रियो आपने दिखा देना। एम्ब्रियो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप दिखाओ। ठीक है, डायरेक्ट एम्ब्रियो का फ़ोटो भी बना दो, या फिर आप प्लूमूल और रेडिकल को शो करते हुए कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा भी बना सकते हैं। समझ में आ गया आपके। ये है मोनोकोट सीड। अब डाइकोट सीड को समझ लो। डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो डाइकोट सीड को बना देते हैं। जैसे हम किसका एग्जांपल ले लें, डाइकोट सीड में ये डाइकोट सीड है। डाइकोट सीड का पॉपुलर एग्जांपल क्या है, ग्राम है। ये चना जो है इसका एग्जांपल है। अब देखो, इसका फ़ोटो आप बनाओ, कैसे बनाएंगे। ये जैसे हमने बनाया, प्लूमूल बनाया, और ये बनाया हमने रेडिकल बनाया। ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस बना दिया। यहाँ पे ये जो है इसका कोटाइलडोन बना दिया। ये तो हमने एम्ब्रियो को शो कर दिया कि साहब एम्ब्रियो है। ठीक है, इसको कवर कर दो। आपने पता है कवर किससे है, क्योंकि ये बात में आपने पढ़ा है, ये पढ़ा हुआ है आपका, इसलिए आपने समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए मैंने साथ में ये आपको अच्छे से एम्ब्रियो से कोरिलेट करके ये बात मैं बता रहा हूँ। ये एम्ब्रियो तो आपको पता है कहाँ होगा, ओव्यूल के अंदर होगा। तो ओव्यूल क्या है, वास्तव में सीड है, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है। ये बच्चों ये ऊपर है ना, ये तो क्या होगा आपको पता है ना, क्या है ये है कोलियोप्टाइल है।
और ये कोलियोप्टाइल के नीचे ये मैंने क्या दिखाया है, ये वाला पोर्शन को क्या दिखाया है, कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, ये क्या है जी? प्लूमूल है, प्लूमूल। इसके नीचे हमने बताया है रेडिकल, ये रेडिकल है, और रेडिकल के ऊपर क्या बताया, ये कोलियोराइजा है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है सीड को चढ़ा दो। सीड को कैसे चढ़ाएंगे, देखो, सीड चढ़ा दिया। अब यहाँ स्ट्रक्चर को पहचानना है। सीड में जो मैंने ये बीच में ये लाइनिंग बनाई, इसको बोलते हैं रेफी, ये इसका रेफे है। अब बच्चों इसमें बचा क्या, यहाँ पे ये रेफे पे यहाँ पे ये एक पोर नज़र आएगा आपको, ये पोर नज़र आएगा, और एक यहाँ एक बिंदु नज़र आएगा। ये दो बिंदु को पहचानना है। ये तो है माइक्रोपाइल, ये तो क्या है जी? माइक्रोपाइल। और ये कौन, ये क्या है? हिलम है। हिलम आपने ओव्यूल में समझा था कि ओव्यूल प्लेसेंटा से जो अटैच होता है। हिलम एक वो है जगह या पोर्शन है, रीजन है, जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल जो है आपस में अटैच होते हैं। ठीक है, हिलम रीजन पता चल गया, माइक्रोपाइल पता चल गया। ये क्या है? सीड कोट है, सीड कोट है। सीड कोट में क्या है? दो है, आउटर और इनर है। आपने पता है आउटर क्या है? टेस्टा है, और इनर क्या है? टैगमैन है। ये डाइकोट सीड का डायग्राम है। मुझे लगता है आपको ठीक लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। एम्ब्रियो को भी हमने शो कर दिया, ये एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये इसका क्या है जी? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब क्या बच गया? आप देखो, ढूंढो। ये कोटाइलडोन है, ये कोटाइलडोन है। कोटाइलडोन कितना है यहाँ पे? दो है। तो कौन सा सीड हो गया? ये डाइकोट सीड हो गया। अच्छे से देख लो आप डायग्राम को और बना लो इसको। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ें। ये सीड बता दिए मैंने आपको, मोनोकोट सीड, और सीड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कौन सी स्ट्रक्चर किस में बदली, पूरे ओव्यूल से रिलेटेड जितनी भी स्ट्रक्चर थी उनका क्या बताया अपन ने? कन्वर्जन बताया आफ्टर फर्टिलाइजेशन के। अब यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज भी अगर करूँ, मान लो, तो मैंने एक तो आपको बोला था कि सीड में तीन चीज़ मेन है, सीड कोटर, एम्ब्रियो है, उसका एंडोस्पर्म। अब कभी कभी आप सुनेंगे कि कुछ सीड एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी होते हैं, नॉन पेरिस्पर्मिक होते हैं, पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं, चलाजोस्पर्मिक सीड होते हैं, मोनोकोट सीड है, डाइकोट सीड है। ये फंडा में सब यूज कर लिया अब तक। जब पढ़ाया तो मैंने सारे नाम ले दिए, लेकिन अब आप तो कोई एक बार और बता देता हूँ कि इनको जो टाइप्स बने हैं सीड के, वो अगर मान लो आपने बेस बना दिया एंडोस्पर्म के, ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोस्पर्म द सीड्स ऑफ टू टाइप्स एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं मोस्टली मोनोकॉट सीड हैं, वो सारे के सारे एंडोस्पर्मिक सीड हैं। ये सीड से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में मोस्टली डाइकोट सीड है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, वहाँ एंडोस्पर्म नहीं होती। अब आपको ये भी पता है एंडोस्पर्म क्या है, क्यों नहीं होती, कहाँ चली गई, ये सारी बातें आपने पता होनी चाहिए। क्योंकि एंडोस्पर्म का जो यूज किया था वो डेवलपिंग एम्ब्रियो ने किया था, कहीं पे कंज्यूम कर लिया तो कहीं पे बच गया। ठीक है,
दूसरा जो न्यूसेलस के आधार पे हमने डिफाइन किया था कि न्यूसेलस जो ओव्यूल का न्यूसेलस था उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। नॉन पेरिस्पर्मिक है और पेरिस्पर्मिक यानी माइक्रोपिलर रीजन पे जो न्यूसेलस परसिस्ट है तो वो पेरिस्पर्मिक है, चलाजल एंड पे है तो चलाजोस्पर्मिक है। ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ कोटाइलडोन के आधार पे हमने सीड का टाइप कह सकते हैं कि साहब नंबर ऑफ कोटाइलडोन के आधार पे मोनोकोट सीड है और डाइकोट सीड है। अगर एक कोटाइलडोन है तो वो मोनोकोट सीड है और दो कोटाइलडोन है तो वो सीधी सी बात है डाइकोट सीड है। चलिए अब एक और पॉइंट और आ जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बायबिलिटी टर्म है, बायबिलिटी, बायबल से बना है बायबिलिटी। बायबिलिटी का मतलब है क्या है? बायबिलिटी का मतलब कि पीरियड इन विच, अब देखो इन विच जो लिखा है मैंने, अगर आप पोलन की बायबिलिटी देख रहे हैं तो पोलन लिख देंगे, सीड की बायबिलिटी देख रहे हैं तो सीड लिख देंगे। हम किसकी बायबिलिटी देख रहे हैं जी? सीड की बायबिलिटी देख रहे हैं तो हम लिख देंगे पीरियड इन विच सीड रिमेन अलाइव, सीड रिमेन alive after dispersion। ठीक है। द पीरियड इन विच सीड रिमेन अलाइव आफ्टर डिस्पर्जन, जिस पर्टिकुलर टाइम तक कोई भी सीड अपनी बायबिलिटी को नहीं खोता, अपना जर्मिनेशन कैपेबिलिटी को नहीं खोता है, जब वो डिस्पर्स्ड हो जाता है, डिस्पर्जन के बाद जब जैसे बाहर आ जाता है, और वो कितने समय तक उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि उसको अगर आप ग्रो करें तो वो जर्मिनेट हो जाए, वो उसकी बायबिलिटी है। आपकी एनसीईआरटी बुक में आप एक पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपने इसके एग्जाम्पल्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। और ये बायबिलिटी है ना, ये मंथ, कुछ मंथ से लेकर के समझ लीजिए, कुछ मंथ से लेकर के हजारों साल तक की होती है। हम हजारों साल की बायबिलिटी वाले दो एग्जाम्पल हमारा एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। दोनों एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्तर से देख लो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के लेवल से देख लो आप। दोनों एग्जाम्पल्स में एक का एग्जाम्पल्स का बायबिलिटी जो दे रखा है 10,000 साल का दे रखा है, और एक का दे रखा है 2,000 साल का। 2,000 ईयर और 10,000 ईयर का बायबिलिटी दे रखा है। ल्यूपाइन प्लांट होता है ना उसका, तो ल्यूपाइन प्लांट के जो सीड्स है ना उनकी बायबिलिटी 10,000 ईयर्स का है। और एक एग्जाम्पल और है डेट पाम का। डेट पाम का बायबिलिटी भाई 2,000 ईयर का दे रखा है। ठीक है, मैं तो इसको जो आपकी बुक में लिखा है वही बता रहा हूँ। क्या है? डेट पाम। डेट पाम में भी कितना बायबिलिटी दे रखा है? 2,000 ईयर। इससे रिलेटेड स्टोरी 2 लाइन की है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ल्यूपाइन प्लांट है ओल्डेस्ट बायबल सीड है, ओल्डेस्ट बायबल सीड है, that is obtained from for lupine plant from Arctic tundra. These seeds were germinated after an estimated period of 10,000 years. Seed of the date palm were excavated from King Herod's place near Dead Sea. These seeds were germinated after an estimated period of 2,000 year। 2,000 ईयर। तो ये है बायबिलिटी। चलो ये सीड का बायबिलिटी आपने देखा। एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात और बताऊं, देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पहले आपको जब सीड शुरू किया था मैंने कहा था कि हेडिंग बड़ा आसान है सीड फॉर्मेशन, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है। क्यों उलझा हुआ है? क्योंकि इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है भाई। कई तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, इसके नाम बदल जाते हैं, इसलिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब यहाँ ये तो सीड जितना भी हमने पढ़ा वो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट था कि ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो गया और उसने सीड बना दिया। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ओव्यूल से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स थी
और भी जो स्ट्रक्चर्स है एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड, वो स्ट्रक्चर्स में ये देखा गया है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के भी सीड बन जाता है, कि जब वो सीड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि सीड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये इसके लिए टर्म देंगे हम, क्या टर्म देंगे, इसको कहेंगे एपोमिक्सिस कहेंगे, इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। आपने ध्यान करना है, कभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों बताए थे, वहाँ पे मैंने कहा था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपोमिक्सिस कहा था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस कहा था। कोई बात नहीं, तो हम कह सकते हैं इसको कि ये मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए मैंने वहाँ पे ये सेक्सुअल के नीचे एपोमिक्सिस लिखा था। दूसरी एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये मिमिक्स करता है, मिमिक्री करता है, किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ये मिमिक्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मिमिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जी मिमिक्री है। चलो अब देखो, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो एक रे डायग्राम से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि इसकी स्टोरी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एम्फोमिक्सिस को ध्यान दे लीजिए कि सीड प्रोड्यूस विदाउट द फर्टिलाइजेशन। अब वापस हम बैक करते हैं, स्टोरी को वापस पीछे को ले जाते हैं। चलो ले जाओ पीछे को, तो आप देखेंगे कि साहब एमएमसी जो सेल होती है ना, एमएमसी और न्यू सेलस दो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। एक तो था एमएमसी और एक था न्यू सेलस। देखो बड़े आराम से समझो, समझ में आना चाहिए। मैंने पहले ही बोल दिया था दोनों की प्लॉइडी 2n है, न्यू सेलस की प्लॉइडी भी 2n है। ये प्लॉइडी को आपने ध्यान रख लिया। न्यू सेलस के इंटेगुमेंट भी ले लो, इंटेगुमेंट्स, ठीक है। अब एमएमसी की बात करते हैं। एमएमसी सीधा मियोसिस में चली गई, एक तरफ तो वो कब गई, कहाँ गई, मियोसिस में चली गई। और मियोसिस में चली गई, आपको पता है ये फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर है, ये डिजेनरेटिंग मेगास्पोर्स है। फंक्शनल मेगास्पोर ने बाद में आपने देखा था कि क्या बना दिया था बच्चों, एम्ब्रियो सैक बना दिया था। डेवलपमेंट के बाद में एम्ब्रियो सैक बना दिया, यहाँ हमने एंटीपोडल सेल बनाया, पोलर न्यूक्लियाई बना दिया, ये बना दी साहब। अब यहाँ पे सब की प्लॉइडी आपने पता हो गई कि सब का प्लॉइडी इसका एन है, ये सब एन प्लॉइडी के हैं, इनका भी n+n यानी कि 2n मान लो, ये 2n जरूर है, कौन, पोलर न्यूक्लियाई। अब देखो हैप्लॉइड प्लॉइडी है। अब क्या होगा कि इसमें सिंगेमी जो हुआ था वो इस एग में हुआ था, यहाँ पे सिंगेमी हुआ था, यहाँ पे सिंगेमी हो गया, और सिंगेमी को हमने ये एपोमिक्सिस बोला है, तो यहाँ पे इसको बोल दो एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस टर्म इसके लिए है। सिंगेमी वास्तव में क्या है, फ्यूजन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने एम्फीमिक्सिस लिखा था। जब सिंगेमी होगा तो एक्चुअल जाइगोट बनेगा, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, और वही एम्ब्रियो बन जाएगा और सीड बन जाएगा। ये सीड तो एपोमिक्टिक सीड नहीं है, ये तो एपोमिक्टिक सीड हम इसको नहीं कहेंगे। अब पॉसिबिलिटी दूसरी देखिए, यहाँ कुछ हैप्लॉइड सेल्स को आप ऑब्जर्व करेंगे कि हैप्लॉइड सेल्स हैं, जितना भी हैप्लॉइड सेल है ये क्या करेगी, मान लीजिए सीड और एम्ब्रियो बना देगी। हैप्लॉइड सेल ये भी बना सकती है, ये भी बना सकती है, और एग सेल जो जाएगी ना दूसरे तरीके से, वो पार्थेनोजेनेसिस से चली जाएगी, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन के। ये सारी की सारी जब सीड और एम्ब्रियो फॉर्म कर देगी ना,
सीड या एम्ब्रियो बना देगी। एंटीपोडल सेल, साइनर गिड्स और एग सेल भी, एग सेल जाएगी तो पार्थेनोजेनेसिस से जाएगी विदाउट फर्टिलाइजेशन के। इनका तो फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं है। तो ये एपोगेमी है। ये बच्चों क्या है, इसके थ्रू तो ये तो एपोगेमी है, ये इसको तो हम बोलते हैं एपोगेमी बर्ड है इसके लिए। और मैंने बोला था अगर मान लीजिए ये एग सेल, ये तो फर्टिलाइजेशन के थ्रू गया और ये एग सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू गया, तो इसको हमने टर्म क्या दिया है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस है, नाम आपका सुना हुआ है, अच्छे से आप जानते हैं पार्थेनोजेनेसिस को। और ये एपोगेमी है, लेकिन दोनों ही कैसी है, हैप्लॉइड एपोगेमी है, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। ये हैप्लॉइड एपोगेमी है, ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस है। इसमें सीड और एम्ब्रियो बन गए, ये सीड एपोमिक्टिक सीड है, ये एपोमिक्सिस है भाई। दूसरी चीज़ और देख लो, ये तो फंक्शनल जो एम्ब्रियो से, फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना, वहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बना, उसमें भी एपोमिक्सिस हो सकता है और उसमें भी सीड और एम्ब्रियो बन सकते हैं। अब दूसरी कहानी सुनो कि मियोसिस नहीं हुआ, नो मियोसिस, मियोसिस नहीं हुआ। ओके, जब मियोसिस नहीं होगा एमएमसी में, तो ये जो एमएमसी है ये एम्ब्रियो सैक बना दिया, तो भाई एम्ब्रियो सैक की कहानी अब थोड़ी बदल गई। ये एंटीपोडल सेल्स जो होंगी ये भी 2n होंगी और ये सारी चीज़ कैसी होंगी, 2n होगी। एग भी 2n होगा और साइनर गिड्स भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। चलो 2n है तो भाई अब इसमें देखो वही बात है, ये एंटीपोडल सेल है, ये साइनर गिड्स है और ये एग सेल है, बात तो वही है, एपोगेमी है। ये पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस है। अब पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी दो वर्ड हमको ध्यान रखने हैं। एपोगेमी मतलब एक्सेप्ट एग सेल और पार्थेनोजेनेसिस मतलब एग सेल से। ये प्रोड्यूस करेगी सीड और एम्ब्रियो, दोनों ही करेंगी, सब करेंगी। इसको हम बोल देंगे डिप्लॉइड, डिप्लॉइड एपोगेमी और डिप्लॉइड पार्थेनोगेमी। ये भी एक फॉर्मेशन हो गया एपोमिक्टिक सीड का। यहाँ आप देख रहे हैं एपोमिक्सिस की मैकेनिज्म को देख रहे हैं। डेफिनेशन तो एक लाइन की है, डेफिनेशन में तो कुछ भी नहीं है। सीड प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, या सीड सारे विदाउट फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन इसके तरीके भी तो पता होने चाहिए, वे ऑफ द एपोमिक्सिस, कि भाई एपोमिक्सिस होती कैसे है, कहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। एमएमसी एपोमिक्टिक सीड बना सकती है। एमएमसी के थ्रू हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लॉइड एपोगेमी, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड एपोगेमी के थ्रू सीड बन सकता है। बहुत अच्छी बात। इसके बाद अगर मान लो एमएमसी मियोसिस में नहीं गई तो डिप्लॉइड ही हो जाएगी। चलो इसके बाद अब बचा हमारे पास में न्यूसेलस। न्यूसेलस भी डायरेक्ट क्या करता है बच्चों, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट है ना, ये भी क्या बना सकते हैं, सीड और एम्ब्रियो बना सकते हैं। इसके लिए एक अलग टाइप दिया है एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी, इसको बोला है एडवेंटिव एम्ब्रियोगेमी। यहाँ तीन तरीके की हो गई, एम्ब्रियोगेमी, एपोगेमी, पार्थेनोजेनेसिस, ये इसके तरीके हैं भाई। वे ऑफ द एपोमिक्टिक सीड, दैट इज द पार्थेनोजेनेसिस, एपोगेमी एंड एडवेंटिव एम्ब्रियोगेमी। समझ में आ गया होगा आपके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि कैसे एपोमिक्टिक सीड आपके साथ बनेंगे, उनको सबको रे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, ये है एपोमिक्टिक सीड और एपोमिक्सिस मैकेनिज्म। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ आपको एक नया वर्ड भी मिला था, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस भी
क्या है, पार्थेनोजेनेसिस, फ्रूट में भी काम आएगा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनेंगे। चलो देखेंगे ये एग जब विदाउट फर्टिलाइजेशन के किस में बदल जाता है, सीड या एम्ब्रियो में बदल जाता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं बच्चों। इसके एपोमिक्सिस के जो एडवांटेज हैं, दीज आर क्लोन ऑफ द पेरेंट। देखो इसका बहुत बड़ी चीज़ है, ये क्लोन है एक पेरेंट का। इसमें आपको पता है सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्लोन बनाता है। बहुत गजब की बात है ये। अगर एपोमिक्टिक सीड प्रोड्यूस कर लिया जाए तो किसानों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कैसे होगा, फार्मर्स को बेनिफिट कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी फसल है उसका हर साल हाइब्रिड सीड आता है, और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से वो हाइब्रिड सीड बनाए जाते हैं। वहाँ पर क्या होगा, क्यों अब हाइब्रिड सीड ज़्यादा, क्योंकि एक बार बना करके उनको हम क्यों नहीं ख़त्म कर देते, भाई एक बार बना दिया हाइब्रिड सीड, अब आगे किसान जो है जो फसल से उत्पादन होगा उसका यूज़ कर लेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड का है कि जो सेग्रीगेशन की वजह से वो जो कैरेक्टर्स है वो स्टेबल नहीं रहते हैं। लेकिन एपोमिक्टिक सीड के अंदर देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर इन द प्रोजेनी, thus they are used for the clonal propagation of the hybrid plant varieties। तो ये चीज़ है एपोमिक्सिस का, एपोमिक्टिक सीड का इम्पोर्टेंस, एपोमिक्टिक सीड के बनने के वे तरीके, और दूसरा चीज़ एपोमिक्सिस क्या होता है। चलो अब हमारे पास में एक और प्रॉब्लम है, ये भी एक नया समस्या है। एपोमिक्टिक सीड बन गया तो कभी कभी ऐसा और देखा गया है बच्चों कि सीड बना, सीड तक की बात तो हमने कह दी, सीड बन गया। सीड तो आपको पता ही है, ओव्यूल भी कह सकते हैं अपन, फर्टिलाइज ओव्यूल भी कह सकते हैं। सीड के अंदर क्या है, कोई बच्चा बताने का प्रयास करेगा। अगर आप बच्चों थोड़ा विचार करें तो सीड के अंदर क्या है, क्लिक किया आपके दिमाग में, एम्ब्रियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एम्ब्रियो है सीड के अंदर, ठीक है। अब मान लो ये ओव्यूल कह दो चाहे सीड कह दो, इस ओव्यूल के अंदर या सीड के अंदर जब बहुत से यानी मोर देन 2 क्या बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। अभी तो आप देख रहे थे जनरली एक ही एम्ब्रियो था, ये क्या है, मल्टीपल एम्ब्रियो बोल सकते हैं अपन। मल्टीपल एम्ब्रियो बन गए, किस में बन गए, सीड में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी नया वर्ड आ गया हमारे पास में, पॉली एम्ब्रियोनी। मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन पर सीड, मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशन पर सीड। एक सीड में जब क्या हो, मल्टीपल एम्ब्रियो बन जाए, या अकरेंस ऑफ द मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड वन सीड, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड वन सीड, दैट इज नोन एज द पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी का डेफिनेशन हमारे 12th क्लास में दे रखा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो बच्चों, पॉली एम्ब्रियोनी इज द कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होंगे ना, जिम्नोस्पर्म का तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि वहाँ पे तो आपको पॉली एम्ब्रियोनी नज़र आएगी जी। उसके अंदर तो जिम्नोस्पर्म के अंदर तो ये जिम्नोस्पर्म के अंदर ये कॉमन फीचर है, जिम्नोस्पर्म। लेकिन एंजियोस्पर्म में ये कंडीशनल है। एंजियोस्पर्म के अंदर कभी कभार नॉर्मल एंजियोस्पर्म होगा, नॉर्मल के अंदर तो क्या होगा, वन एम्ब्रियो होगा।
वहाँ तो सीधी सी बात है उसके अंदर एक ही एम्ब्रियो होगा, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल जो एंजियोस्पर्म के अंदर आप देखेंगे एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाएगा, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाएगा, यानी कि एबनॉर्मल एंजियोस्पर्म है ये, एबनॉर्मल एंजियोस्पर्म है। एबनॉर्मल एंजियोस्पर्म के अंदर पॉली एम्ब्रियो नहीं देखी जाएगी, ये तो नॉर्मल एंजियोस्पर्म है जिसके अंदर एक एम्ब्रियो बना, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल्स के लिए भी मैं बताऊंगा आपको, इससे पहले आप देखिएगा ऑल्दोज ए सीड है मल्टीपल एम्ब्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे ये कि सीड के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियो है। अब आपको पता है जर्मिनेट कौन करता है, सीड में एम्ब्रियो करेगा, एम्ब्रियो के अंदर ही तो प्लूमूल है, रेडिकल है, रूट सिस्टम का सामग्री और शूट सिस्टम का सामग्री किसके पास है, एम्ब्रियो के पास है। तो ये देखा है कि भले ही किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, बट जनरली ये देखा गया है कि वन एम्ब्रियो विल जेनरेट एंड रेस्ट बिकम डीजेनरेट। तो एक स्टेटमेंट है ऑल्दोज ए सीड हैव मल्टीपल एम्ब्रियो बट यूजुअली वन एम्ब्रियो विल जेनरेट एंड रेस्ट, यानी बचे हुए दैट बिकम डीजेनरेट। बहुत सिंपल सी लाइन है कि अगर यहाँ किसी सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है तो केवल एक एम्ब्रियो ही जर्मिनेट करेगा, जेनरेट करेगा, बाकी सब डीजेनरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन। ये है बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी मुझे नहीं लगता कि आपके समझ में नहीं आई होंगी, आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल्स की मैं और थोड़ा सा बात कर दूं। देखो पॉली एम्ब्रियोनी में एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान में रखने हैं तो एक पॉइंट याद रख लो, COMON। इस पॉइंट से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल्स का। देखो कैसे है कि COMON कॉमन बोल देंगे, सी का मतलब तो आप कह दो सिट्रस प्लांट के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी है। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑरेंज और ऑर्किड्स, यहाँ ऑरेंज लिख दो और ऑर्किड्स लिख दो, ये ऑर्किड्स के अंदर है। अब एम में मैंगो लिख दिया, मैंगो है, और ओ का मतलब हो गया ओनियन, ओनियन हो गया। दूसरा निकोटिना एंड न्यूसेलस, ये एन का मतलब है निकोटिना एंड न्यूसेलस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स को याद रखने का ट्रिक है इसका पॉली एम्ब्रियोनी का, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्योंकि अभी हमें इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को फिनिश करना है, तो थोड़ा सा हम फास्ट तो चल रहे हैं, बट बड़ा कोई टिपिकल पॉइंट हम नहीं पढ़ रहे हैं, टिपिकल वो नहीं देख रहे हैं। फ्रूट, चलो फ्रूट, फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का लास्ट टॉपिक है फ्रूट फॉर्मेशन। फ्रूट किसका रिजल्ट है, ओवरी का। ovary, repnaid ovary is fruit. After fertilization ovary is convert into fruit. यहाँ पे देखो ओनली ओवरी इन्वॉल्व। अब यहाँ कंडीशनल देखते हैं, क्योंकि फ्रूट का फॉर्मेशन तो हमें पता है कि ओवरी से बनता है, लेकिन यहाँ पे देखो दो कंडीशन आती है बच्चों, इसको थोड़ा बारीकी से हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। कि एक तो कह रहा है ओनली ओवरी इन्वॉल्व, ओनली ओवरी इन्वॉल्व, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, अदर देन द ओवरी इन्वॉल्व, अदर देन ओवरी ऑल्सो इन्वॉल्व, अदर
then ovary also involved ओवरी के अलावा और भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाए फ्रूट फॉर्मेशन में, ये दो कंडीशन बनती है। अगर मान लीजिए केवल ओवरी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो ट्रू फ्रूट है। वो क्या है? ट्रू फ्रूट है। और अगर ऐसा है तो उसको क्या बोल देंगे? फॉल्स फ्रूट बोल देंगे। उसको हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, इनके लिए दूसरा यूकार्पिक फ्रूट भी बोलते हैं। इसको यूकार्पिक फ्रूट, और इसको क्या बोल देंगे? स्यूडोकार्पिक फ्रूट। स्यूडोकार्पिक फ्रूट। ठीक है भाई। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लो, ट्रू फ्रूट के और फॉल्स फ्रूट के। ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स आपकी बुक को देखो, मैंगो लिखा है, मैंगो, प्लम्स, और एक है कोकोनट। कोकोनट, ये सब क्या है? ट्रू फ्रूट है। ठीक है। दूसरा चीज़ है कि इसमें जो कुछ फ्रूट्स कैसे हैं जिनका एंडोस्पर्म, जैसे प्लम्स है, इनका एंडोस्पर्म कैसा है? एंडोस्पर्म कैसा है इनका? हार्ड है। कैसा है? हार्ड है। ठीक है, ओके। जब हार्ड एंडोस्पर्म है तो इनके लिए एक टर्म बना है। क्या बना है? ड्रूप फ्रूट, स्टोनी फ्रूट, ड्रूप फ्रूट, DRUPE, ड्रूप फ्रूट, स्टोनी फ्रूट, जिनका एंडोस्पर्म कैसा हो? हार्ड हो। भले ही वो यूकार्पिक हो, ट्रू फ्रूट है, बट एंडोस्पर्म कैसा है? हार्ड है। ड्रूप फ्रूट हो गया। ये फ्रूट के टाइप्स देखेंगे अपन इसमें। अब तीसरा देखिए, फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे। एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू नट है। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट्स, कैश्यू नट का, हाँ, ये तीन एग्जाम्पल किसके दे रखे हैं? फॉल्स फ्रूट के दे रखे हैं। चलो अब देखो, एक और चीज़ है सामने आती है। क्या आती है? ये मैं मिटा रहा हूँ। थोड़ा आपको केवल टाइप ने समझना है, फ्रूट के टाइप्स कैसे निर्धारित किए जाते हैं, कौन फ्रूट ड्रूप फ्रूट होगा, कौन जो है फ्लैशी है, कौन ट्रू है, कौन जो है फॉल्स है, ये सारा चीज़ें हमें समझना है। अब देखो, फ्रूट पे ओवेरियन बाल होती है। ओवेरी बाल, ओवेरी से फ्रूट बना, ओवेरी बाल है, ओवेरी बॉल। ओवेरी बॉल क्या बनाएगी? फ्रूट बॉल बनाएगी। ये क्या बनाएगी? फ्रूट बॉल बनाएगी। और फ्रूट बॉल का जो बायोलॉजिकल टर्म है वो क्या है? पेरिकार्प। उसको हम क्या नाम देंगे? पेरिकार्प। अभी मैंने मोनोकोट सीड के अंदर पेरिकार्प बर्ड लिखा था, पेरिकार्प। फ्रूट बॉल हो गया। अब देखो, पेरिकार्प क्या होगा? सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है और मल्टी लेयर्ड हो सकता है। हम पेरिकार्प की बात कर रहे हैं। पेरिकार्प सिंगल लेयर्ड भी हो सकता है और मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। ठीक है। अगर सिंगल लेयर्ड है, जैसे ड्राई फ्रूट है, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर सिंगल लेयर्ड पेरिकार्प होता है। जैसे ग्राउंड नट है, मस्टर्ड, मेज वगैरह, इनमें सब में पेरिकार्प कैसा है? सिंगल लेयर्ड है। ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में चाहे वो ग्राउंड नट हो, एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं। ग्राउंड नट है, मेज है, और मस्टर्ड है। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ड्राई फ्रूट उसमें, हाँ, ड्राई फ्रूट्स में। बट मल्टी लेयर कौन कौन सी है ये भी देख लो कि एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। यहाँ पे
जो फ्लासी फ्रूट होते हैं उनमें ये तीनों मिलेगी। मीजोकार्प वहाँ पे खाने वाला पोर्शन होता है, ये जो है इटेबल होता है मीजोकार्प। और ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलेंगे? फ्लासी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट्स बोल देंगे भाई, इनको बोल देते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। इसके एग्जाम्पल्स है गुआवा है, ऑरेंज है, मैंगो है, ये सब इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, फ्लैशी फ्रूट्स के एग्जाम्पल में। थोड़ा फास्ट ज़रूर बताया बच्चों, लेकिन मुझे लगता है आप वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओवरीवाल पेरिकार्प के आधार पे ये फ्रूट्स के टाइप्स बने हैं। इसमें थोड़ा सा वीडियो को देखते हुए आप एक बार नोट करने का प्रयास करना और थोड़ा समझने का प्रयास करना, ठीक है। हम जो है इसको थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये टाइम भी ज़्यादा लेगा, तो वीडियो लोड होने में प्रॉब्लम होता है। और अभी इस कंटेंट को हमें पूरा भी करना है, बाकी बाद में ये हमारे एक पीरियड का कंटेंट बचता नहीं है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट इसको बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, लास्ट में पार्थेनोकार्पी वर्ड और आता है। जैसे पार्थेनोजेनेसिस आया था, ऐसे ही पार्थेनोकार्पी जब फर्टिलाइजेशन से फ्रूट बना, वो तो हो गया फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हो गया। पार्थेनोकार्पी का मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी या विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब अनफर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट में बदल जाए, तो मान लीजिए फ्रूट में बदल जाए, तो ये जो फ्रूट है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है। सीडलेस फ्रूट भी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं? दूसरा सीडलेस फ्रूट भी इनको बोलते हैं। सीडलेस फ्रूट भी इनको कहा जाता है। जैसे बनाना है, बनाना इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज्ड ओवरी चेंज इनटू द फ्रूट, दैट इज नोन एज द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो हमने इस चैप्टर को इसी पॉइंट पे बंद ख़त्म कर देना है, ये लास्ट बिंदु है। अब बच्चों बचता है काम आपकी प्रैक्टिस का, तो थोड़ा क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही चैप्टर को पढ़ते हैं तो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न को थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चंस को देखिएगा और फिर उनके आंसर्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करिएगा। मैं आरसी मीणा हूँ, पीजीटी बायोलॉजी जवाहर नवोदय विद्यालय जसवंतपुरा से हूँ, जो कि जालौर डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान में है, ठीक है। मैंने आपको ये सेकंड चैप्टर को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और मैंने थोड़ा डीप में जा कर के भी इसको आपको बताया है। कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी मेरे जो वीडियोज़ हैं इस चैप्टर के, उनको अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस भी उसमें सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।